नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यों को लेकर पीएम मोदी तीसरी बार देश के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। वहीं तीसरी बार वह देश के प्रधानमंत्री बने हैं और एक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि यह 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड संकल्प, सारे उत्तराखंडवासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिले। शनिवार को मूसलाधार बारिश के चलते सूखी नदी में पानी आ जाने के कारण वहां खड़ी करीब 8 गाड़ियां गंगा में बह गई थी, जिसका एसडीआरएफ द्वारा अभी तक 6 गाड़ियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और 1 गाड़ी लोकल व्यक्तियों के माध्यम से बाहर निकाली गई है। अभी तक कुल 7 गाड़ियां गंगा से बाहर निकाली गई हैं। और 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। वहीं कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देश भर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री कानून लागू हो गए हैं, उत्तराखंड के बीच की काफी समय से तैयारियां चल रही हैं। ये किस प्रकार से लाभप्रद होंगे और क्या आम जन को इसमें क्या सीखने समझने की जरूरत है पीछे तकनीकी रूप से हटकर? देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन सर, सामने देखकर जो अंग्रेज़ों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे और सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, इन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी।
तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा CCTNS है जिसके माध्यम से हमारी FIR दर्ज होती है, तो उसमें भी परिवर्तन कर दिए गए थे। और कल रात से ही, मतलब 12 बजे के बाद से ही नए कानूनों के हिसाब से भी FIRs का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और अभी तक जो मेरी जानकारी है कि अलग अलग धाराओं में 3 प्रदेश भर में FIR ऑलरेडी दर्ज भी हो चुकी हैं। और ऐसा ये कानून जिस मंशा से लागू किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आम जनता भी इससे जो उनको सुविधा मिलने है उसमें भी सुधार देखेगी, परिवर्तन देखेगी। और पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रात करीब 12:15 बजे शुरू हुई तेज बरसात के बाद देर रात करीब 2:15 बजे काशीपुर रेल लाइन की ओर से पानी के जनसैलाब से हड़कंप मच गया। लोग गहरी नींद में सोए हुए थे कि आपको बता दें कि खड्डी मोहल्ले में अत्यधिक पानी आने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों ने बमुश्किल एक दूसरे के सहारे से घरों से निकलकर अपनी जान बचाई। लेकिन घरों में रखा राशन, कपड़े आदि सामान पूरी तरह से पानी में बह गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। एक जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC के निर्देश पर यहां अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के नेतृत्व में कानून की जानकारियां देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला के सभागार में नगर के गरमानी और स्कूली छात्रों के, आपको बता दें कि स्कूली छात्राओं के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें देश में बने नए कानून के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बताया कि कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। जुलाई से भारतवर्ष में जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली थी उसके जो कानून थे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, उसमें व्यापक बदलाव हुआ है। समय की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके समय में पैटर्न में हो रहे जो बदलाव थे उनको आपराधिक कानूनों में बदलाव करके न केवल नाम बदला है, जैसे IPC को BNS के रूप में, CRPC को BNSS के रूप में और भारतीय एविडेंस एक्ट को BSA के रूप में ले आया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोई भी देश जो कि सभ्य देश है उसके जो कानून है हमेशा गतिशील रहे। हमारा जो परंपरागत जो IPC, CRPC थी, समय के अकॉर्डिंगली उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या हमारी पार्लियामेंट के द्वारा या जो एपेक्स कोर्ट हैं स्टेटों के, उनके द्वारा समय समय पे आदेश अलग अलग मामलों के फैसलों में दिए गए और उन प्रावधानों से ही न्यायिक प्रक्रिया और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया थी वो गतिशील थी। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको अपडेट किया जाए, समयबद्ध किया जाए, जिससे कि पीड़ित केंद्रित और न्याय सर्वसुलभ हो पाए। इसीलिए इसमें न्याय सुरक्षा जैसे शब्दों को जोड़ा गया है, जिससे कि जो विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग है या जो न्याय प्रणाली है वो विक्टिम सेंट्रिक हो सके। तो उसी के संबंध में जो हुए बदलाव हैं वो चाहे महिलाओं से संबंधित बदलाव हो, बच्चों से संबंधित बदलाव हो, निराश्रित बुजुर्ग लोगों से संबंधित बदलाव हो, या बदलते दौर में जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हैं, स्नैचिंग की घटनाएं हैं या अन्य जो इस तरीके के अपराध है बच्चों का क्रय विक्रय का था, इन सब सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। इसी तरीके से जो प्रक्रिया है जो BSSS उसमें भी इस तरीके BNSS में भी ये आवश्यक प्रक्रिया किया गया है कि पुलिस अपने पार्ट पे किस तरीके से किसी भी कंप्लेन को देखेगी और कैसे उसमें कितना पीरियड इंक्वायरी का होगा, कितना इन्वेस्टिगेशन का पीरियड होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो बदलती तकनीक थी, तकनीक को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे कि तकनीक को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया को भी मदद मिल सके और जो रिकॉर्डेड बयान है उसे भी न्याय सुलभ हो सके। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट है, तो अलग अलग आदेशों के क्रम में कहीं ना कहीं तकनीकी साक्ष्यों की व्यवस्था थी, लेकिन उसको एक व्यापक आयाम दिया गया है जो भी तकनीकी बदलाव है, और तकनीकी एविडेंस को भी इसमें कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। इस तरीके से जो नए कानून हैं काफ़ी गतिशील कानून है और इन कानूनों के माध्यम से उम्मीद है कि पुलिस व्यवस्था, जो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया है वो और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सुधरेंगी और कहीं ना कहीं उसमें व्यापक बदलाव आएगा
और इसके अतिरिक्त जरूरी है कि भारत का हर जागरूक नागरिक इस बदलावों को, आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि यूट्यूब पे और गूगल पे आपके बहुत सारा नॉलेज उपलब्ध है, और इस पूरी जो संशोधन की प्रक्रिया थी या ये जो नए कानूनों की विशेषता है कि इसके सरलीकरण पे ध्यान दिया गया है, जिससे कि आम से आम आदमी भी आसानी से, बहुत बड़े बड़े और उस तरीके के कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं है, बहुत आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि एक कम पढ़ा लिखा भी आदमी अपने कानूनों के बारे में जान सके और लॉ अवॉइडिंग। हरियाले का प्रतीक हरेला पर्व 16 जुलाई को प्रदेश भर में मनाया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को पौधे आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं इसमें कुल मिलाकर 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा हरेला पर्व की शुरुआत की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरेला पर्व से पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के दावे सच होते नहीं नजर आते हैं। देखिए, हरेला का पर्व आ रहा है और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी ने इसकी शुरुआत की थी। हरेला पर छुट्टी भी होती थी और पर्यावरण को जो है हर कोई जो है गंभीरता से मनाता था। लेकिन आप देखिए कि सरकार हर साल दावे करती है कि जो है हम जो है इतना वृक्षारोपण करेंगे, इतना नदियों का संरक्षण करेंगे, लेकिन धरातल पर कहीं भी जो है पर्यावरण संरक्षण के दावे जो है सच साबित होते हुए नहीं दिखाई देते। एक उदाहरण दूंगा कि ऋषिपर्णा नदी के उद्धार के लिए सरकार ने बड़ा भारी सरकारी तामझाम झोंका, बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं की, 2.5 लाख पौधों का जो है वहां रोपण किया गया, लेकिन कितने पौधे आज वहां जीवित हैं? कहीं भी जो है कोई पौधा जो है जीवित नजर नहीं आता। ना जो है ऋषिपर्णा नदी की कोई हालत बदली, और कोसी नदी के लिए भी सरकार ने यही दावे किए थे। अब फिर से सरकार दावे कर रही है कि जो है हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, इतना वृक्षारोपण करेंगे। आप वृक्षारोपण कीजिए, वृक्षारोपण होता भी है, लेकिन वृक्षों की रक्षा कितनी होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी और सरकार इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगी, तब तक कितने भी दावे कर लें उसका रिजल्ट जो है जीरो ही रहे। रानी पोखरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में अविवाहित होते हुए बच्चे को जन्म दिया है। मामले में जांच के बाद पुलिस ने अपनी ओर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और उसमें जुटी हुई है। घटना की जानकारी पुलिस ने CWC को भी दे दिया है। पौड़ी शहर में आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़ अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर SSP पौड़ी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। शहर से 5 किलोमीटर दूर ही भारी वाहनों को पुलिस टीम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रोकने के लिए लगाई गई है। दरअसल ये फैसला बीते दिन हुए सड़क हादसे के कारण भी लिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि इसमें बाइक में सवार एक युवती की मौत भारी वाहन की चपेट में आने से हो गई थी। देखिए, पौड़ी कस्बे में जो भारी वाहन आते थे, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअलिटी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर हम लोग दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को अलाउ ना करें। जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं, जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं, उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं, और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको हम देवप्रयाग रोड पे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी और व्यापार मंडल जो यहाँ लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो सभी ने इस पे सहमति बनाई। भीमताल में पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां एक निजी होटल में बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक ने भीमताल क्षेत्र में सड़कों की समस्याओं से अवगत कराया। भीमताल बाईपास में नहर कवरिंग सहित भीमताल विधानसभा में सड़कों का विस्तार के लिए ज्ञापन भी दिया गया। वहीं सड़क एवं राज्य मंत्री ने कहा कि वह इस ओर कार्य कर रहे हैं। जल्द ही काठ गोदाम नैनीताल को 2 लेन करने की बात कही है। दर्शन में नितिन गडकरी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए, उससे हमारा रोड नेटवर्क ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा है। अब इसलिए जो मुझे समय मिला है, इस समय के अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो 10 वर्षों का काम है उसको और तेज़ गति से विकसित भारत की जो संकल्प है 2047 तक,
कैसा वो रोड नेटवर्क होना चाहिए, उसकी हम योजना बना करके उसका इम्प्लीमेंट चालू करेंगे। और आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के जो रोड नेटवर्क है वो अपने आप में एक इतिहास बदलने वाले होंगे। हमारी हाईवेज़ बहुत बड़े और एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कनेक्टिविटी है उसमें समय बचे, इसको हम टारगेट करेंगे। और उसमें जो हमारी लेन है वो लेन हमारी बढ़ेंगी, क्योंकि लेन बढ़ेंगी तो लोगों के पास जो आने वाले समय के अंदर अगर ज़्यादा व्हीकल्स भी होंगे तो एक ही सड़क पे ज़्यादा व्हीकल चलेंगे और जिससे कि हमारा व्यवधान नहीं रहेगा, एक्सीडेंट के कोई ऐसे केस ना रहे। ये सारी चीज़ों पर हम लोग बहुत सारा चिंतन और मंथन कर रहे हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमें ऑल वेदर नेटवर्क उत्तराखंड राज्य को मिला है, जिससे हम 4 धाम के साथ साथ हम पूरा टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश तक जुड़े हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आदि कैलाश आए हैं और आज हमारा वो नेटवर्क जुड़ा है। अब मेरी ये समस्या जो है ये कुमाऊं वाली है। कुमाऊं वाली समस्या में हम अभी नैनीताल को काठगोदाम को हम 2 लेन कर रहे हैं, उसको हम पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर हम उस काम का बॉन्डिंग कर देंगे, टेंडरिंग कर देंगे। जो हमारी समस्या है क्योंकि उसमें हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस की थोड़ा दिक्कत आ रही है, पैसा उसका मंजूर हो चुका है। और सेकंड हमारा जो है क्योंकि नैनीताल वाले रूट के साथ हमारा ज्योली कोट से जो लगा हुआ क्षेत्र, ज्योली के कोट से भवाली, भवाली से खैरना, खैरना से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से रानीखेत, रानीखेत से दौराहाट, दौराहाट से चकुटिया, चकुटिया से गढ़वाल में पांडू खाल को, इसको भी हम 2 लेन करेंगे। इसकी डीपीआर हम बना रहे हैं। कैची बाईपास और कैची में टनल, ये दोनों का हमारा प्रोविजन है, इसको भी हम बहुत जल्दी इसमें निर्णय ले लेंगे। हमारे जितने भी बाईपास हैं, चाहे वो अल्मोड़ा के, पिथौरागढ़ के, चंपावत के, लोहा घाट के, ये भी बाईपास को हम कर ही रहे हैं। साथ में जो हमारे इधर के बाईपास, अभी मुझे विधायक जी ने भी बताया कि भीमताल के लिए भी जो हमारा बाईपास है और भीमताल में जो हमारी नहर है उसको ढकने का काम है, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है। ये राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में लंबे समय से ब्लड बैंक बनाने की कवायद चल रही थी, लेकिन अब ये ब्लड बैंक गांधी शताब्दी से हटकर जिला अस्पताल यानी कोरोनेशन अस्पताल में बनने के लिए प्रस्तावित हो गया है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ब्लड बैंक का प्रस्ताव गांधी शताब्दी अस्पताल को ही भेजा गया था, लेकिन वो अस्पताल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है तो उसकी जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर आपत्ति लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कोरोनेशन अस्पताल में ब्लड बैंक बनाने पर चर्चा की जा रही है, तो जैसे ही जगह के आवंटन पर शासन स्तर से आपको बता दें कि कार्यदायी संस्था नामित होती है तो इसका विस्तृत आकलन तैयार करके महानिदेशालय की तरफ से शासन से बजट की मांग की जाएगी। ब्लड बैंक के लिए हमने ये प्रपोजल गांधी शताब्दी हॉस्पिटल का भेजा हुआ था, लेकिन क्योंकि गांधी शताब्दी हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है तो उसमें जो जमीन है स्वास्थ्य विभाग के नाम ना होने के कारण इसमें भारत सरकार के स्तर से एक आपत्ति लगाई गई है। इसलिए अब इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल में ही जगह उपलब्धता के अनुसार बनाने के लिए इसमें आगे चर्चा की जा रही है। तो आज ही मेरे द्वारा वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्तालाप किया गया था और वहाँ पे जगह की उपलब्धता उनके द्वारा बताई गई है। तो कार्यदायी संस्था नामित करने के लिए उनके द्वारा आज ही महानिदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया। तो जैसे ही शासन स्तर से इसमें कार्यदायी संस्था नामित होती है, इसका विस्तृत आकलन तैयार करके बजट की डिमांड पे महानिदेशालय स्तर से की। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सोनिका मीणा ने आज कचहरी परिसर स्थित सभागार में जनता दरबार आयोजित किया। इसमें तकरीबन 94 से अधिक जन शिकायतें मिली हैं। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट सोनिका मीणा ने कहा कि आज सबसे ज्यादा शिकायतें जमीनी विवाद, बिजली, पानी, आपदा इत्यादि से जुड़ी हुई शिकायतें मिली हैं, जिस पर अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। आज कितनी शिकायतें आई हैं? करीबन 94 प्लस शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि मानसून सीज़न भी आ गया है तो नालियों की चूक होने की और इस तरह की भी काफ़ी शिकायतें आ जाएंगी। और हमने नगर निगम को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्हें प्रायोरिटी पे ले लें। कुछ जगह पे जो लैंड के डिस्प्यूट हैं उनसे रिलेटेड शिकायतें आई हैं, बिजली पानी की जो रेगुलर हमारे पास शिकायतें आती है वो भी। ऑनलाइन माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण के आवेदन को लेकर बनी देहरादून नगर निगम की वेबसाइट पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जिसे लेकर नगर निगम लगातार कड़े प्रयास करने में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि नैनीताल में सभी कर्मचारियों ने वेबसाइट प्रबंधन की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के सूरत से एक व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, तो उम्मीद है कि देहरादून में भी वेबसाइट के इस्तेमाल को रफ्तार मिलेगी। देखिए, इसकी ट्रेनिंग का सेशन हमारा पूरा हो चुका है। अभी नैनीताल में भी इसकी ट्रेनिंग हुई थी, हम लोग भी करके आए हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और इसमें जो है काफ़ी इसमें सहूलियतें भी हैं। और सहूलियत के साथ साथ कुछ, चूँकि पोर्टल पहले जो CRS पोर्टल था वो 2.0 के नाम से नया लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो है अब जन सुविधा के नाम पे अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छे उसमें किए गए हैं चेंजेस, जिसमें कि एक तो अब ऑनलाइन स्वयं जो है यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी कल ही जो है सूरत से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जिनके भाई की डेथ हुई थी, उनका जो है बना के भेज दिया और उसका करेक्शन भी हमने ऑनलाइन कर दिया। तो आप सोचिए कि कितनी दूर से जो है बचाने में जो है उनको मदद मिल गई कि उनको यहाँ आना नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो है लोग इसी तरीके से ऑनलाइन अगर अप्लाई करें तो काफ़ी मदद मिलेगी और जो पोर्टल में नई नई दिक्कतें आती हैं तो उसका समाधान भी हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है हमारी पूर्व की भांति जो है स्पीड